डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें क्या है 3D 4D और 5D सीरीज, इसमें मेन फोकस किस पे करना है 3D सीरीज पे। तो स्टार्टिंग में हमने ये एलिमेंट्स लिख दिए और यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनके मेटल एटम फॉर्म में या मेटल आयन फॉर्म में कैसा हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, फुलफिल्ड ना हो, D10 ना हो, है ना, D1 से 9 होना चाहिए। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, इस ग्रुप का क्या है मेटल एटम एज वेल एज मेटल आयन फॉर्म में क्या आता है D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर Ag जो है, Ag का होता तो 4D10 है और Ag प्लस में भी 4D10 शो करेगा, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि ये AgF2 बनाता है जिसमें इसका 4D9 होता है। नेक्स्ट, एज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज। तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा 4D में, मोलिब्डेनम का 5D में, टंगस्टन का 3D से ज्यादा 4D का, 4D से ज्यादा 5D का होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा मेटल्स में? टंगस्टन का। सबसे कम मरकरी का, क्योंकि वो लिक्विड होती है। बस इतना कर लो, और ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। जिंक, कैडमियम, मरकरी में ये ऑर्डर उल्टा होता है, और ग्रुप 11 में कॉपर का ज्यादा, उससे कम Au, उससे कम Ag। ये हमने कहां से सीखा? ग्राफ से सीखा, लेकिन शायद ये इतना डीप में नहीं पूछेगा। और ग्रुप 12 वाले वेपोरेट हो जाते हैं गर्म करने पे, हीट करने पे, इसलिए दे आर कॉल्ड वोलेटाइल मेटल। नेक्स्ट आ जाओ भाई, जिंक का लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों है? क्योंकि इसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगा, जिसके कारण इसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन कम है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उनके पास उनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा। मेटालिक रेडियाई स्कैंडियम से क्रोमियम तक घटी, क्योंकि D1, D2, D3, D5 ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन, जिसकी डी सब सेल की शील्डिंग कम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो साइज घटेगा। लेकिन Mn का इससे ज्यादा होता क्रोमियम से, एकदम अचानक ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि क्रोमियम में 3D 5 4s1 है, यहां पे भी 3D में 5 है, तो 3D का शील्डिंग तो सेम है, लेकिन देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहां पे रिपल्सन बढ़ जाएगा, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए क्रोमियम से अचानक मैग्नीज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाएगा, फिर वापस लेफ्ट टू राइट जाने पे घटेगा, और इनका लगभग सिमिलर होने लगता है। क्यों? क्योंकि इनमें बढ़ा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाने लगता है? बैलेंस होने लगता है, यानी शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। फिर उस कॉपर और जिंक का ज्यादा, क्योंकि इनमें फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉपर से ज्यादा जिंक का। कर लोगे? नेक्स्ट, साइज ऑफ जिरकोनियम और हाफनियम सेम होता है ऑलमोस्ट, उसका 160 पिकोमीटर, ये 160 पिकोमीटर होता है, जबकि हाफनियम 159 पिकोमीटर होता है। यही लिखा गया एनसीईआरटी में, एग्जैक्ट डेटा चेक करो। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो कोई डाउट है क्या? सही लिखा है, हाफनियम का 159 है। ठीक। आयनेशन एनर्जी ऑफ 3D एलिमेंट्स क्या है? वेरी करती है ड्यू टू वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। मैंगनीज और जिंक की सेकंड आयनेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि Mn 2+ में जब जाएगा और जिंक 2+ में जाएगा, ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सेकंड आयनेशन एनर्जी कम। सिमिलरली आयरन की थर्ड आयनेशन एनर्जी कम होती है, क्यों? क्योंकि ये +3 में जाएगा तो 3D 5 हाफ फील्ड बनाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ NS सबसेल एज वेल एज N-1D सबसेल इलेक्ट्रॉन। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा? स्कैंडियम। जिंक आंसर मत कर देना, बिकॉज जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, डॉक्टर लिख लेना, इस पे लिख दिया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? Mn, और इसकी मैक्सिमम कितनी होती है? +7, और पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑस्मियम एंड रुथेनियम +8। और ये छोड़ दो, ये फालतू की पॉइंट है। नेक्स्ट, CuF2, CuCl2, CuBr2 स्टेबल है, लेकिन CuI2 स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर 2+ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कॉपर 2+ से +1 में चला जाएगा, रिएक्शन ये हो जाएगी CuI2 कन्वर्टिंग इनटू Cu2I2 + I2। कॉपर प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट होगा एक्वस मीडियम में। क्यों? कॉपर 2+ और कॉपर में, ठीक, क्योंकि कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 इन एक्वस मीडियम ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो कॉपर +1 से कॉपर +2 में जाएगा ना, जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी है, दैट इज कंपनसेटेड बाय हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये छोड़ दो, ये आईआईटी का, ये नीट एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट,
डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ऑक्साइड और फ्लोराइड में, बिकॉज ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। साइज स्मॉल होने के कारण लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाएगी, जिसके कारण स्टेबल कंपाउंड बनेंगे, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेंगे। एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज कंपाउंड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, यही तो समझाया मैंने, और हाई बॉन्ड एंथैल्पी इन कोवलेंट कंपाउंड। तो एग्जांपल इसका COF3 लैटिस एंथैल्पी वाले का और इसका ABF5 एंड CrF6। Mn क्या करता है, फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 शो करेगा, ऑक्सो फ्लोराइड में +7 शो करता है, लेकिन अकेले ऑक्सीजन के साथ +7 शो करता है। क्यों? क्योंकि Mn2O7 जब बनेगा वो 6 D-pi बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होंगे, पोलराइज ज्यादा, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा, आयनिक करैक्टर घटेगा। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी ऑक्साइड में, आयनिक करैक्टर घट जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। Mn के ऑक्साइड्स हो, चाहे क्रोमियम के हो, चाहे वेनेडियम के हो, एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। यहाँ पे Mn2O7 क्या बनाएगा, परमैंगनिक एसिड बनाता है, CrO3 क्रोमिक और डाइक्रोमिक दोनों एसिड बनाएगा। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है, तो एसिड और एल्कली दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बेस का काम करेगा, सोल्ट पे कैटायन देगा VO2+। एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड का काम करेगा, VO4 3- कैटायन देगा। तो ये बेस का काम करेगा जब कैटायन, एसिड का काम करेगा एनायन, और ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहेगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्कैंडियम से मैग्नीज तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में क्या आएगी, इक्वल टू ग्रुप नंबर, देख लो सभी में, ठीक। और ग्रुप 7 के बाद यानी मैग्नीज वाले ग्रुप के बाद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ आयरन शो करता है +3 ऑक्साइड्स में, लेकिन फेरेट्स में ये +6 भी शो करता है। फेरेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, फेरेट आपके सिलेबस में नहीं आते, वो हटा दो बेशक, तो ये दोनों पॉइंट बेशक छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इस बार आएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, VO2+ से ज्यादा, Cr2O7 की, उससे ज्यादा MnO4 की। क्यों? क्योंकि यहां पे Mn का जो रिड्यूस आयन बनेगा वो Mn2+ बनेगा, क्रोमियम का क्रोमियम +3 बनेगा, तो Mn2+ ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। बोलो कोई डाउट है क्या? पैरामैग्नेटिज्म, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पैरामैग्नेटिज्म में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, न्यू इक्वल टू √n × n+2 बोर मैग्नेटोन में आ जाएगा। और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी में 1 है तो उसका न्यू कितना होगा 1.73 बोर मैग्नेटोन, किसी में 2 है तो 2.84 2.84, 3 है तो 3.87, 4 है तो 5 है तो 5.92 बोर मैग्नेटोन। ये 2 क्वेश्चन कराए थे एनसीईआरटी के, बोल रहा डाइवेलेंट आयन है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो उसका न्यू कितना होगा भाई, M2+ में लेके जाना है, 25 इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है 3d5 4s2, 4s को दोनों निकाल दिए, 3d में 5 रह गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा 5.92। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए Z = 27 है, उसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, वो बोल रहा है +2 में लेके जाओ, कितना हो जाएगा 3d7, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पॉइंट समथिंग। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं कि वेनेडियम में किस कौन से कंपाउंड का 1.73 आएगा, 1.73 बोर मैग्नेटोन का मतलब उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो वेनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, जब उसके पास क्या होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन से में +4 में, VCl4 में हो जाएगा। नेक्स्ट, कलर, जो डी ब्लॉक कंपाउंड है वो कलर शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्यों होता है, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, तो वापस आते टाइम वो एनर्जी मीट करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। तो जिसमें D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कलर शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास डी ट्रांजिशन नहीं की पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, मैंने कुछ कलर बताया आपको, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, इनमें से ना जो हाईलाइट करके वो याद कर लो। ब्लू किसका है, कॉपर 2+ का, Fe2+ का, ग्रीन, निकिल 2+ का, Fe3+ का, Mn2+ का, कोबाल्ट 3+ एंड कोबाल्ट 2+, कर लोगे भाई। नेक्स्ट, K2Cr2O7 KMnO4, K2Cr2O7 ऑरेंज रेड है, KMnO4 पर्पल है, और ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये कलर शो क्यों करते हैं, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, कैटालिटिक बिहेवियर, डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिस्ट का काम करते हैं, क्यों करते हैं, उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और लार्ज सरफेस एरिया। अब सुनो मेरी बात, 101% मुझे पूरी उम्मीद है इस बार एग्जामिनर आपके इस पेज से
नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए डॉक्टर और अपना नेम इस टॉपिक पे आपको लिखना है। ठीक, क्या क्वेश्चन पूछेगा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना देगा, एक लिस्ट में रिएक्शन का नेम लिख देगा, दूसरे में उसका कैटालिस्ट पूछ लेगा। ये ऐसा करेगा, यहाँ पे रिएक्शन लिख देगा और यहाँ पे कैटालिस्ट लिख देगा, या यहाँ पे रिएक्शन और यहाँ पे कैटालिस्ट और रिएक्शन का नेम आएगा तो कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो जल्दी से रिवाइज करो। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या है, H2SO4 बनाते हैं, इसका कैटालिस्ट क्या है, V2O5। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाएंगे, कैटालिस्ट क्या है, आयरन, और प्रमोटर क्या है, मोलिब्डेनम। और Fe2O3 विद K2O या Al2O3 भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन में निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम एज ए कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं। वहीं वाकर प्रोसेस में इथेन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के इथेनॉल बनाएंगे, कैटालिस्ट क्या है, पैलेडियम 2+ या कॉपर 2+ सॉल्ट है। पॉलीमराइजेशन का कैटालिस्ट क्या है, जिगलर कैटालिस्ट है, जिसकी कंपोजिशन होती है TiCl4+ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। आयोडाइड आयन ये H2O8 के साथ I2 में जाएगा और ये सल्फेट बन जाएगा, कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, Fe3+। कर लोगे याद, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि उनका स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो और वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ये अलॉय भी बनाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक मेटल्स जो है उनका सिमिलर साइज होता है। तो बताओ भाई, ये एक बार देख लेना, ये एनसीईआरटी में है। ठीक, ये एनसीईआरटी में। ब्रॉन्ज किसकी अलॉय है, कॉपर प्लस टिन। ब्रास किसकी है, कॉपर प्लस जिंक। सिल्वर यूके कॉइंस किसकी है, कॉपर और निकल की। और यहां पे अब आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड से भी आपके एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, मुझे लगता है ये पूछेगा आपसे प्रॉपर्टीज पे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जब डी ब्लॉक मेटल्स में स्मॉल एटम्स, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, बोरोन एटसेट्रा, ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो क्या बनते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। इनकी इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, दे आर वेरी हार्ड, दे आर केमिकली इनर्ट, दे रिटेन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिनर क्या गुस्ताखी कर सकता है भाई, यहां पे दे हैव हायर की बजाय लोअर मेल्टिंग पॉइंट लिख के दे देगा, या वेरी हार्ड की बजाय सॉफ्ट लिख देगा, दे आर केमिकली रिएक्टिव लिख के दे सकता है, या दे आर नॉन कंडक्टिंग लिख के दे सकता है। तो इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। याद कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? अगर यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में कराएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो गया। आपको घर पे क्या करना है, एनसीईआरटी में टॉपिक पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो। वैसे मैंने सब कुछ आपको क्लास में करा दिया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बात कर रहे हैं M2+ से M में, इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए। पहले हमने बेसिक पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या माना गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया है। और सभी इलेक्ट्रोड के, सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0 कंसीडर किया किसने, IUPAC ने। नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको सेल बना के बताया था, ये जिंक का और ये कॉपर, तो ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट आएगा, करंट राइट टू लेफ्ट जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये ई नोड सेल, ई नोड कैथोड माइनस एन ई नोड एनोड, ये तो सिंपल सी बेसिक चीज है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सीखेंगे। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, यानी उसका कैथोड बनेगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी उसका एनोड बनेगा। अब ये तो होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात। अपने इनऑर्गेनिक में प्रोसेस समझते हैं भाई। देखो, जब आप ये रिएक्शन लिख रहे हो M2+ कन्वर्टिंग इनटू M, तो ये कितने स्टेप में हुई होगी, पहले M2+ बनाओगे ना। M2+ कैसे बनेगा, M सॉलिड है मेटल, वो गैस में जाएगी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, फिर M+ में लेके जाएंगे फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, फिर M2+ में लेके जाएंगे सेकंड आयनेशन एनर्जी, और फिर M2+ ये सब कुछ एक्वस मीडियम में होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। बोलो कोई डाउट है क्या? तो पहले तीनों स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक है, इनमें हीट एब्जॉर्ब होगी, और चौथा एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होगी। अगर इन चारों को जोड़ दे तो M सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू M2+ है, तो M2+ एक्वस में जा रहा है। अगर इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H नेगेटिव आएगा, यानी एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी M2+ एक्वस में ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये M किसका काम करेगा, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, यानी इसके ई नोट की वैल्यू कम होगी। किस केस में कम होगी ई नोट की वैल्यू, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको नेगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव रिलीज तभी तो होगी। और मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है और ये एब्जॉर्ब होने वाली हीट ऑफ एटोमाइजेशन या IE1 IE2 ये ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ओवरऑल क्या होगी, एनर्जी
एब्जॉर्ब होगी और एनर्जी ऑब्जर्व होगी तो सिस्टम कम स्टेबल होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी M2 प्लस कम स्टेबल। ज्यादा स्टेबल कौन? M। कैसे? यानी M2 प्लस किस में जाना चाहेगा? M में। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो जिसका इस प्रोसेस का डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, या यूं कहो जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम और हीट ऑफ एटोमाइजेशन आयनेशन एनर्जी वगैरह ज्यादा, उस केस में वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट इसके बाद हमने ये सीखा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, यानी वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या सीधा एक इंग्लिश में बोल दो, लोअर वैल्यू जिसकी होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, वो हायर वैल्यू वाले को रिड्यूस करेगा। कम वैल्यू वाला रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ज्यादा वैल्यू वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। समझे या नहीं समझे? तो अब देखो हाइड्रोजन का 0 होता है, तो जिनका नेगेटिव आएगा उनका हाइड्रोजन से कम है, वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को H प्लस को H2 में रिड्यूस करेंगे, यानी एसिड से H2 गैस लिबरेट करेंगे। ठीक, और वो हाइड्रोजन से क्या करेंगे? बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। जिनका E नोट पॉजिटिव आएगा, यानी जिनका हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को H2 को H प्लस में ऑक्सीडाइज करेंगे। दे विल बी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। और औकात नहीं H प्लस की पॉजिटिव वैल्यू वालों को ऑक्सीडाइज कर सके। समझे कि नहीं समझे? H प्लस नेगेटिव वैल्यू वालों को जरूर ऑक्सीडाइज करता है। जितनी मेटल है, जैसे जिंक हो गया, जिंक का नेगेटिव होता है, आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, इनका नेगेटिव होता है। उन सबको कौन करेंगे? कोई भी एसिड ऑक्सीडाइज करता है, जैसे Zn प्लस HCl, ZnCl2, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, H2 लिबरेट हो गई, Mg प्लस HCl, MgCl2 बन गया। लेकिन कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा क्या HCl? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कॉपर का E नोट की वैल्यू पॉजिटिव है। समझे या नहीं समझे? नेक्स्ट, लेकिन कॉपर H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करता है। क्यों? कॉपर HNO3 H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका H प्लस ऑक्सीडाइज नहीं करता। कौन ऑक्सीडाइज करता है? सल्फेट और नाइट्रेट आयंस। ठीक, कॉपर सल्फेट बनेगा, इसमें कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 लिया तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस वाटर, इसमें हॉट एंड कंसंट्रेट लिया कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर। ये याद करना, कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ NO, हॉट एंड कंसंट्रेट के साथ NO2। और यहां पे लिख लेना, ठीक कर लोगे? इंपॉर्टेंट है भाई। इस पे DR लिख सकते हो आप चाहो तो, इस पे DR अपना नेम लिख लो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वहां से भी आ सकता है। नेक्स्ट, थर्ड क्या आएगा? ये E नोट वैल्यूज दी है आपकी, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं E नोट वैल्यू बिकम लेस नेगेटिव। लेकिन अगर हम देखें, जो आपका जिंक है, Mn है और निकिल है, इनकी क्या है? एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि Mn तो इसलिए नेगेटिव है क्योंकि Mn2 प्लस में वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। Mn2 प्लस 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, जिंक 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, जिंक 2 प्लस में, तो ये अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा? जिसके E नोट की वैल्यू कम होगी। ठीक, निकिल की ज्यादा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि निकिल की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, कॉपर की पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि कॉपर की हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम। और इसमें वेरी क्यों करती है 3D सीरीज में? क्योंकि इनकी IE1 एंड IE2 वेरी करती है। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम थर्ड में चलें, M3 प्लस से M2 प्लस में जाए, इसमें भी क्या हो रहा है? बिकम पॉजिटिव एज वी गो लेफ्ट टू राइट। यहां पे लिखना भूल गए हम, E नोट M3 प्लस M2 प्लस बिकम पॉजिटिव एज वी गो लेफ्ट टू राइट। ठीक, समझे कि नहीं समझे? लेकिन फिर भी देखो, क्रोमियम की फिर भी ज्यादा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम 2 प्लस में रिड्यूस नहीं होना चाहता, क्योंकि वो क्रोमियम 3 प्लस में ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू T2G3 EG0 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, T2G3 EG0 ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। वो ऐसे आप जानते हो, यहाँ पे वाटर है, एक्वस मीडियम में होगा, वाटर वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, इसके D5 ऑर्बिटल्स को 5D ऑर्बिटल्स को T2G और EG में स्प्लिट कर देगा। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे 1 2 3 हाफ फील्ड हो गया ना। ठीक, तो ये हो गया, क्रोमियम 3 प्लस ज्यादा स्टेबल है, इसलिए क्रोमियम 2 प्लस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देकर क्रोमियम 3 प्लस में जाएगा, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और उसका E नोट ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अब Mn का क्या? एक्सपेक्टेड से ज्यादा पॉजिटिव है। अगर इसका पॉइंट -0.44 था, -0.4 था, तो इसका 0 हो जाता, 1 हो जाता, लेकिन 1.5 इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों? क्योंकि Mn2 प्लस में ज्यादा स्टेबल नहीं है, सॉरी Mn2 प्लस में ज्यादा स्टेबल है, 3 प्लस में ज्यादा स्टेबल नहीं है, D5 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। ठीक, तो Mn3 प्लस से जल्दी से Mn2 प्लस में जाना चाहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव आएगा। आयरन का फिर कम हो गया, अब इसका 1.5, इसका 1.9, तो इसका कहीं बीच में नहीं होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 1.6 हो जाता, 1.7 हो जाता, 1.8। इसका तो क्या है? लगभग 1 कम हो गया, 0.7 हो गया, यानी इसका मतलब
ये यहाँ पे Fe3+ में ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल, तो ये Fe2+ में नहीं जाना चाहता, बल्कि Fe2+ से Fe3+ में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। Fe2+ बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। बोले कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं? अब देखो जितना आज हमने पढ़ा ना उसमें 5 ही पॉइंट काम के हैं। सबसे पहले सुनना ध्यान से, क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यहीं से आएगा ई नोट का। ई नोट M2+ कन्वर्टिंग इनटू M में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 3D सीरीज में क्या हो रहा था? लेस नेगेटिव हो रहा था, लेकिन Mn जिंक और निकल का मोर देन ज्यादा नेगेटिव आ रहा है देन एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि Mn 3d5 में स्टेबल हो रहा है और जिंक 3d10 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रहा है। तो इनकी स्टेबिलिटी के कारण ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, यानी दूसरे को रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए इनका नोट ज्यादा नेगेटिव है। निकल का क्यों है? हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। और कॉपर का पॉजिटिव क्यों है? हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन और लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। और 3D सीरीज में वेरिएशन क्यों है? ड्यू टू वेरिएशन इन IE1 एंड IE2। अब इस पे आ जाओ, M3+ से M2+ में क्रोमियम का क्या है? ज्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि क्रोमियम 2+ में नहीं जाना चाहता, वो क्रोमियम 3+ में रहना चाहता है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, T2G3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्रोमियम 2+ बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इसलिए ज्यादा नेगेटिव हो गया। Mn का बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि Mn 3+ से रिड्यूस होकर Mn2+ में जाना चाहता है, बिकॉज Mn2+ में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो कोई डाउट नहीं है? फिर इसके बाद ये हो जाएगा। फिर Fe का क्या है? कम पॉजिटिव है, यानी Fe2+ Fe3+ में जाना जाता है ड्यू टू 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये पढ़ा आज आपने। बाकी ये क्वेश्चंस किए हैं। क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग। क्यों भाई? क्रोमियम 2+ क्रोमियम 3+ में जाके स्टेबल हो रहा है, Mn3+ Mn2+ में जाके स्टेबल हो रहा है। और ये मैंने असर्शन रीजन लिखवा दिया, क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग, बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब सर ने क्लास में करा दिया क्वेश्चन, बता रहा सर ने क्लास में, असर्शन रीजन कराया था, एग्जाम में आ गया, क्रोमियम 2+ इज ऑक्सीडाइजिंग while Mn3+ is reducing। ऐसा लगा क्लास में कराया था, असर्शन ही गलत हो जाएगा, नहीं समझे। कौन रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है? क्रोमियम 2+। Fe2+ से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका ज्यादा नेगेटिव है। और ये ई नोट वैल्यू जो है ये बोल रहा है Mn की इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि D4 से D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। NCERT का एग्जांपल है, नीट 2024 में आ। बोलो कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? देखो भाई, सबसे पहले सुनो, आगे देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे? क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर को Na2CO3 के साथ O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा? Na2CrO4 बनेगा, जो येलो कलर का होता है वो H2SO4 की प्रेजेंस में क्या देता है? सोडियम डाइक्रोमेट देता है, जिसका ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स बनते हैं। इनको छान करके अलग निकाल लेंगे, फिर इसको KCl के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे क्या बनेगा? K2Cr27 के ऑरेंज रेड क्रिस्टल बनेंगे और अच्छे क्रिस्टल बनेंगे, क्योंकि K2Cr27 की सोल्युबिलिटी Na2Cr27 से कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये ऑरेंज रेड है किसके कारण? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के कारण। क्रोमेट आयन जब एसिडिक मीडियम में रहेगा तो क्या बनाएगा? डाइक्रोमेट बनाएगा। क्रोमेट येलो होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड होता है। और एसिडिक मीडियम को हटा दो या थोड़ा बेसिक मीडियम उसमें डाल देंगे, वापस रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। K2Cr27 बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि ये Cr+6 से +3 में जाएगा। ठीक, और क्या करेगा? I- को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फाइड को सल्फर में, Fe2+ को Fe3+ में, SN2+ को SN4+ में। बस ये याद करना आपको। इनकी रिएक्शन की बैलेंसिंग में रेडॉक्स में सिखा दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी है। K2Cr27 को हीट करो, K2CrO4 बनेगा और ग्रीन सॉलिड +O2 बनता है। ग्रीन सॉलिड क्या है? Cr2O3। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन है। अच्छा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसका? क्लोराइड आयन का टेस्ट है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? पहला ऑप्शन इथाइल क्लोराइड, दूसरा मिथाइल क्लोराइड, तीसरा NaCl, चौथा ओनली NaCl। आयनिक कंपाउंड ये टेस्ट देंगे, इथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड। Cl- नहीं देता वो आयनिक कंपाउंड नहीं, कोवलेंट है, इसलिए लिखा है टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। तो कौन देंगे? आयनिक कंपाउंड देंगे जिसमें Cl- की फॉर्म में होगा। तो जब किसी क्लोराइड लाइक NaCl या KCl को हम K2Cr27 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑरेंज रेड वेपर्स बनते हैं CrO2Cl2 के, क्रोमाइल क्लोराइड के। दिस इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। फिर इन ऑरेंज रेड वेपर्स को जब हम NaOH के थ्रू पास करते हैं, येलो कलर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2CrO4। ये आपके सोल्ट एनालिसिस में आएगा, NCERT में नहीं है। रिएक्शन विद H2O2 क्या करेगा? H2O2 के साथ डीप ब्लू कलर देगा इन एसिडिक मीडियम। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO5, जिसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। नेक्स्ट, K2Cr27 इज यूज्ड इन
वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इंस्टेड ऑफ Na2Cr27 बिकॉज Na2Cr27 इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्रोमेट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है, जुड़ रही है किसके थ्रू? CRO CR बॉन्ड के थ्रू। ठीक, यहां पे 2 CRO बॉन्ड तो सिंगल है जो इक्वल है, और ये 6 CRO बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, वो भी इक्वल है। यहां पे CRO CR का बॉन्ड एंगल कितना है? 126 डिग्री। 1 ऑक्सीजन, 2 क्रोमियम और 6 बाहर वाले ऑक्सीजन, 126 डिग्री। नहीं, ये डायमैग्नेटिक होता है और ऑरेंज रेड कलर है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। क्रोमेट क्या है? टेट्राहेड्रल है, चारों CRO बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, डायमैग्नेटिक है और येलो होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। पोटेशियम परमैंगनेट, MnO2 को KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2, जो एयर या KNO3 से आती है, K2MnO4 बनेगा, ग्रीन डार्क ग्रीन कलर होता है, एसिडिक मीडियम में डार्क पर्पल कलर बना लेगा KMnO4। ठीक, MnO2 फ्यूज्ड विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ KNO3 और एयर, क्या बनेगा? K2MnO4, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, KMnO4 बनता है। तो ये 2 मेथड हो गए, ये केमिकल, ये फिजिकल। फिर इसके बाद एक रिएक्शन हो रहा है Mn2 प्लस सोल्ट को जब हम पेरोक्सीडाइसल्फेट आयन के साथ ट्रीट करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? परमैंगनेट आयन बनता है। ये पर्पल कलर होता है, ऑलमोस्ट ब्लैक होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। डायमैग्नेटिक है बट टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता वाटर में। और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये NCERT में है भाई। KMnO4 को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? K2MnO4 बनेगा जिसका डार्क ग्रीन कलर होता है, MnO2 बनेगा और O2 बनता है। परमैग्नेट मैग्नेट के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं। परमैग्नेट डायमैग्नेटिक है और ये डार्क पर्पल है, जबकि ये पैरामैग्नेटिक और डार्क ग्रीन होता है। नेक्स्ट, ये NCERT में लिख लेना यहाँ पे। इसके बाद क्या आएगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखो ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में काम करेगा। एसिडिक में +7 से +2 में जाएगा, बेसिक में +6 में जाएगा, न्यूट्रल फेंटली अल्कलाइन या स्लाइटली बेसिक में +4 में जाएगा। एसिडिक मीडियम में कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है? I- को I2 में, सल्फाइड को सल्फर में, Fe2+ को Fe3+ में, सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ऑक्जेलेट को CO2 में। और ऑक्जेलेट को जब CO2 में ऑक्सीडाइज करता है Mn2+ बनता है जो कैटालिस्ट का काम करेगा। न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड आयन को आयोडेट आयन में, थायोसल्फेट को सल्फेट में, Mn2+ को MnO2 में। और परमैंगनेट टाइट्रेशन HCl के साथ नहीं किए जाते क्योंकि HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। यूजेज इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको F ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन N-2 F-1 से 14 N-1 D0 से 1 NH2 होता है। लेंथ नोड पे 4F और एक्टिव नोड में 5F में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेंथ नोड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। लेकिन सीरियम, प्रेसोडियम, NdTbDy ये क्या करते हैं? +4 भी शो करते हैं इन फॉर्म ऑफ MO2 ऑक्साइड्स। इसलिए ये +3 में जब जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। और सीरियम तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ बढ़िया एनालिटिकल रिएजेंट भी है बिकॉज इट्स रिएक्टिविटी इज लो। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बढ़िया एनालिटिकल रिएजेंट है। रीजन क्या है उसका? लो रिएक्टिविटी। नेक्स्ट, यूरोपियम 2+ है, स्मेरियम 2+ है, थ्यूरियम 2+ है, ये ट्रिबियम 2+ है। ये +3 में जाएंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। और स्मेरियम और यूरोपियम की एक जैसी नेचर है, क्यों? वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नीट 2024 में आया था। एक्टिनोइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हाउएवर इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ड्यू टू, बोलो, क्योंकि 7s6d के साथ साथ 5f इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। थोरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम हाईएस्ट +7 शो करते हैं। देखो लास्ट के जो है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ये ओनली +3 शो करेंगे। और एक्टिनोइड की कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री है, क्यों? ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रेडियो एक्टिव नेचर। एटॉमिक साइज आपके लेंथेनोइड है या एक्टिनोइड, Z बढ़ेगा, साइज घटेगा ड्यू टू लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। यूरोपियम लेंथेनोइड में सबसे बड़ा होता है। आयनिक साइज इनका Z के साथ घटता है। हाइड्रोक्साइड का नेचर Z बढ़ा तो हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। कलर F ब्लॉक मेटल्स वैसे सिल्वरी मेटल, सिल्वरी व्हाइट होती है। इनके कंपाउंड क्या कलर शो करते हैं? ड्यू टू FF ट्रांजिशन लाइक, बोलो, DD ट्रांजिशन। केमिकल रिएक्शन, ये कैल्शियम और एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं। ये जो रिएक्शन लिख रखी है ना सारी, अपने एल्यूमिनियम की तरह, एसिड के साथ H2, हेलोजन के साथ LnX3, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड प्लस HO2 और कार्बन के साथ LnC2, नाइट्रोजन के साथ Ln नाइट्राइड और सल्फर के साथ Ln2S3 और ऑक्सीजन के साथ Ln2O3। HCl तो अटैक करता है मोस्ट ऑफ द F ब्लॉक मेटल को, लेकिन HNO3 के साथ ये रिएक्शन देते हैं क्योंकि ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और एल्कली के साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि थोड़े से खुद अल्कलाइन होते हैं। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ F ब्लॉक मेटल क्या है?
इन प्रोडक्शन ऑफ अलॉयज एंड प्लेट्स, अलॉयज फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। और फेमस अलॉय कौन सी है लैंथेनोइड की? वेरी इंपॉर्टेंट मिक्स मेटल। क्या कंपोजिशन होती है लैंथेनोइड? इसमें 95% मेटल होगी, आयरन 5%, बाकी ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कैल्शियम, कार्बन एंड एल्यूमिनियम होता है। इनके मिक्स ऑक्साइड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में यूज किए जाते हैं। इंडिविजुअल ऑक्साइड जो है वो फास्फोरस के टेलीविजन स्क्रीन में, और फास्फोरस की तरह टेलीविजन स्क्रीन और फ्लोरोसिंग सरफेस। डी ब्लॉक के टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री में MnO2, ड्राई बैटरी या सेल्स बनाने में, जिंक निकिल कैडमियम बैटरीज बनाने में, और निकिल पॉलीमराइजेशन में। ठीक, ये था भाई आपका D&F ब्लॉक एलिमेंट। बाकी ये 2 रिएक्शन ऐसे ही लिखवाई थी, ये सोल्ट एनालिसिस में आएगी और ये आपके कोऑर्डिनेशन में आएगी। ठीक है भाई। Subscribe Device Classes channel for NEET chemistry guidance.